इसमें जो सबसे बेसिक चीज जहां से डेवलप होती है, पूरी मैकेनिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, वो है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉज ऑफ मोशन को काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले, जैसे चलो कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, फोर्स के बारे में हम बात करें, ठीक है। तो जैसे 9th क्लास में आप लोगों ने फ्रिक्शन तो पढ़ा ही होगा ना? 9th क्लास में फ्रिक्शन तो पढ़ा था सभी ने, ठीक है। तो दिव्यांश ये बताओ कि फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है? अच्छा, मान लो कि जैसे जब हम वॉक करेंगे, हम चलना शुरू करते हैं, हम कहीं पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और खड़े होने के बाद हमने चलना शुरू किया, तो जब हम वॉक करना शुरू करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसमें, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो फिर अभी तो आप कह रहे थे कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्योंकि हम फोर्स पीछे से लगा रहे हैं। हाँ, तो हमने जो हम किस पर फोर्स लगा रहे हैं पीछे? ग्राउंड पर, राइट। हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं ग्राउंड पर? उस फोर्स को क्या कहते हैं जिस फोर्स को हम ग्राउंड पे लगा रहे हैं? कोई भी बताओ कौन सा फोर्स कहते हैं लॉज ऑफ मोशन में? आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो तो फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे आप लोगों ने? स्टार्टिंग जब क्लास हुई होगी ना तो फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ाए होंगे, है ना? अच्छा चलो ये बताओ, जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, ठीक है, तो अभी पेन पर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं क्या? मेरे हाथ से पेन पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, मैं जस्ट होल्ड किए हुआ हूं तो उस पर कोई फोर्स लगा रहा हूं क्या मैं? ठीक है, चलो। अच्छा, एक और डेफिनेशन बताओ, छोटा सा, 9th वाइन्थ में पढ़ा होगा। वर्क की डेफिनेशन क्या होती थी? वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों? हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था। अच्छा, वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, तीनों चीजें पॉसिबल हैं वर्क के लिए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क नेगेटिव होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क जीरो होता है ना? ये याद है कि नहीं? इतना नहीं याद है तो अभी समझ लो इतना, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वर्क पॉजिटिव है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क नेगेटिव है, अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क कितना है? जीरो है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो पेन है, इस पेन को मैं धीरे धीरे नीचे लेके आता हूं, पेन को अगर मैं धीरे धीरे नीचे लेके आया तो पेन पर मैंने जो फोर्स लगाया उस फोर्स का वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? सोचो जरा। इस पेन को मैं पकड़ के धीरे धीरे नीचे लेके आ रहा हूं स्लोली, तो इस पेन पर जो मैंने फोर्स लगाया उसका वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? क्या होगा बताओ? कोई भी, चारों में से कोई भी बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? खुशी, क्या लगता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? क्वेश्चन क्लियर है? मैं इस पेन को पकड़ के धीरे धीरे नीचे लेके आ रहा हूं, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क पॉजिटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव होगा। तो यहां पर जो मैंने फोर्स लगाया उससे जो वर्क हुआ वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बताओ। दोबारा बोलो, क्लियर बोलो जरा। अच्छा, दिव्यांश आप बताओ।
क्या दिव्यांश आवाज नहीं आई तुम्हारे माइक्रोफोन में? कुछ लगता है तुम बोल तो रहे हो यहाँ पे, मुझे दिख रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आई आवाज। तो वर्क बताओ बेटा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है? हाँ पॉजिटिव। अच्छा और कौन है? अश्वी का आप बताओ। एन। कैसा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो? क्या आंसर क्या दिया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आद्या पॉजिटिव। अच्छा अब दिव्यांश बताओ पॉजिटिव क्यों बताया आपने? रीजन? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। अच्छा ये बताओ कि जैसे मैं इसको होल्ड किए हुए अपने हाथ से, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा ना। तो मैंने हाथ से जो फोर्स लगाया है उस फोर्स ने इसको नीचे जाने से रोका हुआ है ना। क्यों भाई? तो तो अगर इसने नीचे जाने से रोका हुआ है तो मेरे हाथ का फोर्स इस पर लग किस डायरेक्शन में रहा है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड लग रहा है। तो मेरे हाथ से जो फोर्स लग रहा है ना वो अपवर्ड लग रहा है। अगर हम इसको धीरे धीरे नीचे लेके आए तो अगर हम हाथ से कोई भी फोर्स ना लगाएं तो ये बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये धीरे धीरे नीचे आता है। तो फोर्स कहाँ लगाते हैं हम? फोर्स लगा रहे हैं यानी हम अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स लगाया है हमने इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए वर्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं केवल ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हम जब जेई की प्रिपरेशन करते हैं ना तो हमारे जो आंसर होते हैं जो केवल सामने दिख रहा है, केवल वो देख के आंसर नहीं करना है, अपने को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। यानी कि सिचुएशन कैसी होंगी, ये जेई की जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सिचुएशन हो जाएगी डिफरेंट। ठीक है। अच्छा दिव्यांश ये बताओ, तुमने न्यूटन्स थर्ड लॉ भी पढ़ लिया होगा लॉज ऑफ मोशन में, तो है ना? और किस किस ने पढ़ लिया था न्यूटन्स थर्ड लॉ? शायद खुशी की ने भी पढ़ लिया है ना? अच्छा तो उसमें क्या कराया पहले? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया था। अच्छा लेकिन ये जो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स थ्री लॉज, ये तो आपने बहुत पहले भी पढ़े होंगे ना, 9th क्लास में पढ़ लिए होंगे। अच्छा किसी को फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट याद है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? कौन बताएगा? स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। body is or in motion and the force is applied on it. हाँ जब तक हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं वो बॉडी कैसी रहेगी? अनएक्सेलरेटेड रहेगी, या तो रेस्ट में रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ था। तो यार ये तो बड़ा ओबियस सा है, इसको लॉ बना के दिया ही क्यों न्यूटन ने? कि कोई बॉडी पर अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो तो रेस्ट में रहेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको इतना बड़ा लॉ के नाम से क्यों दे दिया गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब भी उसमें एक्सेलरेशन हो? क्या ये पॉसिबल है? सोचो जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं इवन देन इट इज एक्सेलरेटिंग? इज दैट पॉसिबल? कोई सिचुएशन हो सकता है ऐसा? अच्छा चलो हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर मास m का। इस ब्लॉक पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg। ठीक है, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसमें नहीं आए तो कोई टेंशन मत लेना, मैं तो जस्ट कुछ पॉइंट ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन,
इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, या ग्राउंड से जो फोर्स लगा ऊपर N और एक फोर्स लगा mg। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इस ऑब्जर्वर से पूछा कि इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो वो दो ही फोर्स बताएगा, एक mg बताएगा और एक n बताएगा, है ना। अच्छा, इसमें mg बड़ा है कि n बड़ा है, कौन से फोर्स बड़ा है, किसकी वैल्यू ज्यादा लगती है तुमको? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं इसमें। अगर n बड़ा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, mg बड़ा होगा तो नीचे घुस जाएगा। दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो नेट फोर्स कितना है इस ब्लॉक पर? 0 है। नेट का मतलब होता है दोनों फोर्स का सम कर दिया, एक दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो एक फोर्स पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों को मिलाया हमने तो n माइनस mg किया। n की न्यूमेरिकल वैल्यू और mg की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी इक्वल है? n माइनस mg कितना हो गया? 0 हो गया, तो नेट फोर्स 0 है। और इस आदमी से पूछा कि भाई इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना नजर आ रहा है, तो उसने कहा कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नजर आ रहा है मुझे 0, तो एक्सेलरेशन भी 0 है। तो नेट फोर्स भी 0 और एक्सेलरेशन भी 0, न्यूटन फर्स्ट लॉ बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। अब जरा हम एक दूसरे केस की बात करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि एक कार है, ठीक है, ये मैंने एक कार जैसी चीज बनाई और ये कार एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है राइट साइड में, ठीक है। एक ऑब्जर्वर इसके ऊपर खड़ा हुआ है, कार के ऊपर, ये एक ऑब्जर्वर कार के ऊपर है। इस ऑब्जर्वर से पूछा कि बताओ यार इस ब्लॉक पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो फोर्स तो इसको भी दो ही नजर आएंगे, एक mg दिखेगा और एक नॉर्मल, वो दो ही बताएगा कि एक अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा है और एक ग्राउंड की वजह से लग रहा है ऊपर। फिर इस ब्लॉक से, इस ऑब्जर्वर से पूछा कि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना है, तो भाई अब उसका जवाब अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स mg और n तो इक्वल हैं, लेकिन इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन है क्या? इस वाले ऑब्जर्वर ने देखा तो इस वाले ऑब्जर्वर के रिलेटिव इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन है क्या? है। इसका एक्सेलरेशन नजर आएगा इसको a, लेफ्ट साइड में, यानी कि ये वाला जो ऑब्जर्वर है जो कार में बैठा हुआ है और कार एक्सेलरेशन a से जा रही है, तो उसको तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिखेगा लेफ्ट साइड में, कि ये ब्लॉक लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है। अब बताओ जरा, इस पे तो नेट फोर्स 0 था तब भी एक्सेलरेशन आ गया बॉडी में। अब इसे काउंटर करो इस चीज को। तो दिव्येश तुम बताओ सबसे पहले, इसमें कोई चीज, ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज क्यों आ रही है? दिव्यांश, ये जो कार पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर देखता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है ब्लॉक पर, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होते हुए भी ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का वायलेशन हो गया। क्या कहते हो? लेकिन ग्राउंड से देखें तो वो रेस्ट है। हाँ, यानी ग्राउंड से देखें तो रेस्ट में एक्सेलरेशन 0 है और कार के रिलेटिव देखें तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, लेकिन फोर्स तो 0 ही है उस पर। चाहे कार से देखो तो भी नेट फोर्स 0 नजर आ रहा है और ग्राउंड से देखो तो भी नेट फोर्स 0 नजर आ रहा है। इस पर कोई दिमाग में कोई काउंटर करना है तो बोलो, आर्गुमेंट करो मेरे साथ में, थोड़ा सा तर्क वितर्क करना चाहिए। So with respect to observer movement, जैसे लाइक ये फर्स्ट केस में वो ग्राउंड से हम ले रहे थे इसलिए एक्सेलरेशन 0 था। ठीक है। And, जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा रेस्ट में होता है, लेकिन नहीं नहीं, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, इसको ऑब्जर्वर को कैसे? पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ ठीक है, फिर तो क्योंकि कार एक्सेलरेट हो रही है इसीलिए उसे लग रहा है कि द ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग, मतलब उसे लग रहा है कि वो रेस्ट में है बट द ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग। नहीं नहीं, ऐसे सोचो, ये ऑब्जर्वर जो था ना, ये कार में ही पैदा हुआ और कार में ही बड़ा हुआ है, ऐसा मान के चलो। इसने बाहर की दुनिया देखी नहीं है। जैसे एक ट्रेन है बहुत बड़ी, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन के अंदर से हमें बाहर जो बिल्डिंग होती हैं, ट्री होते हैं, वो हमको क्या लगते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने ट्रेन के बाहर भी की दुनिया भी देखी हुई होती है, ट्रेन के अंदर की दुनिया भी हमने देखी हुई होती है, तो हमको मालूम होता है कि एक्चुअल में तो ट्री पेड़ पर जो है वो ग्राउंड पर लगा हुआ है और ग्राउंड के रिलेटिव रेस्ट में है।
लेकिन भाई मान लो कोई बच्चा ट्रेन में ही पैदा हुआ और ट्रेन में ही बड़ा हुआ और ट्रेन कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, तो उसको तो ऐसा लगेगा कि जो ग्राउंड मूव करता है, ट्री मूव करते हैं और वो रेस्ट में होता है ना। तो ऐसे ही ये ऑब्जर्वर, कार वाला ऑब्जर्वर है ना, ये बहुत बड़ी कार है, इतनी बड़ी कार है कि ये पैदा होने के बाद से कार में ही बड़ा हुआ है, इसने सारी दुनिया कार में ही बैठ के देखी है। तब तो उसको नहीं पता कि वो एक्सीलरेट हो रहा है। जैसे कि हम हैं, हम अपने आप को एक्सीलरेटेड थोड़े मानते हैं क्योंकि अर्थ हमें एक्सीलरेट होती दिखती नहीं है। लेकिन कोई ऑब्जर्वर अगर मून पे बैठा हुआ है तो मून से अगर वो अर्थ को देखता है तो अर्थ तो एक्सीलरेट होते हुए दिखती है उसको, लेकिन हम तो नहीं दिखते हैं। जैसे अभी तुम अपने रूम में बैठे हुए होगे तो तुम अपने आप को रेस्ट में मान रहे हो, बट एक्चुअली वी ऑल आर एक्सेलरेटिंग, क्योंकि अर्थ अगर रोटेट कर रही तो अर्थ के साथ साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं भाई। लेकिन हम अर्थ पर ही पैदा हुए हैं, हमारी आदत अर्थ के रिलेटिव देखने की है सारी चीजों को, इसलिए हमें खुद का मोशन दिखाई नहीं देता है, हम देख भी नहीं सकते। ऐसे ही ये ऑब्जर्वर जो कार में बैठा हुआ है, मान लो ये कार में ही बड़ा हुआ, जिसने और कुछ देखा ही नहीं है बाहर से, तो उसके रिलेटिव तो ये ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है कि नहीं, है ना। अगर ये ऑब्जर्वर कार में ही बड़ा हुआ है, कार में ही पैदा हुआ है, तो उसके लिए तो भाई ये ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है, दूर जा रहा है इससे, तो उसको लगेगा कि एक्सेलरेशन ए से ब्लॉक मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन दो कि नेट फोर्स 0 होने पर भी ब्लॉक में एक्सेलरेशन क्यों है, जबकि न्यूटन ने तो कहा था कि नेट फोर्स 0 होने पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। बट सर ब्लॉक तो तब भी एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, वो तो बस पर्सन को लग रहा है। तुमको कैसे मालूम एक्सीलरेट नहीं है? ये कार के रिलेटिव तो ये एक्सीलरेट कर रहा है ना। बच्चों तो ग्राउंड फोर्स से देखते हैं, कौन ग्राउंड है। इसका मतलब ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रेम पे डिपेंड करेगा। सर दोनों के रेफरेंस पॉइंट अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यार कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसका फ्रेम के साथ कोई रिलेशन है क्या? कहाँ से देख रहे हैं? यस सर, होना चाहिए। हाँ आद्या, तो आप बताओ, आपने कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं बोल रही थी तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ तो अब मैं तुमको बताता हूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ना, जो पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या अभी भी आगे पढ़ोगे, तो 99% लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ का मीनिंग ही नहीं जानते। न्यूटन फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने जब ये कहा कि किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा, इतनी छोटी सी बात कहने की जरूरत पड़ी क्यों न्यूटन को, है ना। इतनी छोटी सी बात, ये क्वेश्चन मेरे से ना बहुत साल पहले 10th क्लास के बाद एक नया स्टूडेंट आया था, बड़ा तेज था, तो उसने पूछा कि सर ये न्यूटन ने इतनी छोटी सी बात बताने के लिए अपना लॉ बना दिया कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, इसमें कौन सी लॉ वाली बात है? अगर न्यूटन नहीं देता तो ये लॉ तो मैं ही दे देता। तो उसने मुझको ये बोला कि तो ये तो वही बात हो गई कि मैं कह दूं कि 1 + 1 = 2 होता है, मैं अपने नाम से एक लॉ बना दूं, कोई और बना दे कि 2 + 2 4 होता है, तो ये मेरे नाम से एक लॉ हो गया। तो इसमें लॉ जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो मीनिंग है वो हमने एक्चुअल में नहीं समझा होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने ये बताया है कि नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पर 0 है और उसका एक्सेलरेशन भी 0 है, तभी उसके सेकंड और थर्ड लॉ लगेंगे। यानी कि न्यूटन ये कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन हो सकता है बॉडी में। यानी कि नेट फोर्स 0 होने, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तब भी एक्सेलरेशन पॉसिबल है। जैसा कि इसके लिए ये ऑब्जर्वर देखता है इस ब्लॉक को, तो नेट फोर्स कितना है इस ब्लॉक पर? 0 है, लेकिन तब भी ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है भाई कि नेट फोर्स 0 होने पर भी बॉडी एक्सेलरेट कर सकती है, इसलिए तो न्यूटन को लॉ देना पड़ा। तो न्यूटन ने कुल कितने लॉ दिए हैं अपने? 3 लॉज पढ़ते ना हम, है ना, 3 लॉज पढ़ते हैं ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने फर्स्ट पोजीशन पे ही क्यों रखा अपने फर्स्ट लॉ को? उसको थर्ड पे नहीं पढ़ते हम। उसका रीजन ये है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो ये बताता है कि जिस जगह से खड़े होके देखने पर
नेट फोर्स जीरो होने पर एक्सेलरेशन भी जीरो दिखता हो, उसी फ्रेम से मेरे सेकंड और थर्ड लॉ लगाना तो सही रिजल्ट आएंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन कर रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जिस फ्रेम में नेट फोर्स जीरो होने पर एक्सेलरेशन भी जीरो होता हो, नेट फोर्स जीरो होने पर एक्सेलरेशन भी जीरो होता हो जिस फ्रेम से, उसी फ्रेम में मेरे सेकंड थर्ड लॉ लगाना। यानी कि ये जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है, अगर ये न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ को लगाएगा तो इसके आंसर सही आएंगे, लेकिन कार वाले ऑब्जर्वर ने अगर न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ यूज करे तो उसका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जर्वर है, इस फ्रेम में न्यूटन ने अपने लॉ लगाने के लिए मना किया है। न्यूटन ने क्या कहा है? जिस फ्रेम में नेट फोर्स जीरो होने पर एक्सेलरेशन भी जीरो होता हो, उन्हीं फ्रेम में मेरे लॉ लगाना। न्यूटन ने ये नहीं कहा है कि नेट फोर्स जीरो होने पर एक्सेलरेशन जीरो होता है। थोड़ा बहुत समझ में आया तुम लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये नहीं कहता कि नेट फोर्स जीरो होने पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जिस फ्रेम में नेट फोर्स जीरो होने पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, उस फ्रेम में मेरे सेकंड थर्ड लॉ लगाना, तब आंसर सही आएंगे। और जिस फ्रेम में न्यूटन फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई हो जाता है उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ये सुना था तुमने इनर्शियल फ्रेम? अभी क्लास में डिस्कस हुआ है ये थोड़ा बहुत, ये वर्ड इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ा है? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा कोई बात नहीं ये तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो फर्स्ट लॉ का थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आया बच्चों तुम लोगों को? कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो बताता क्या है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करता है। वो ये कहता है कि नेट फोर्स जीरो होने पर अगर एक्सेलरेशन जीरो नजर आ रहा है, किसको? ऑब्जर्वर को, तो वो वाला ऑब्जर्वर सेकंड और थर्ड लॉ लगा सकता है। यानी कार वाला ऑब्जर्वर न्यूटन के सेकंड थर्ड लॉ लगाएगा, उसका आंसर गलत आएगा, क्योंकि फर्स्ट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और ग्राउंड वाले के लिए फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई होता है, इसलिए ये सेकंड और थर्ड लॉ लगा सकता है। That is why we study Newton first law at the first position. First we ensure that whether second and third law applicable in that frame or not. इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने के बाद, फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई होने के बाद फिर आगे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। चलो छोटी सी बातचीत और करते हैं हम, और अब पूछते हैं आद्या, मुझे ये बताओ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? Every action has an opposite reaction. हाँ, दिस इज द 50% ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। रिमेनिंग 50% कौन बताएगा? ये ना तुम, ये मैक्सिमम लोग इतना ही बताते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन ये 50% है, इसका सेकंड पार्ट और है, अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। दिव्यांश और बताओ आगे क्या है इसके? खुशी आपको पता है? वो दोनों क्या होने चाहिए? सेपरेट बॉडी। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये इसने ठीक बताया खुशी ने। न्यूटन थर्ड लॉ का कंप्लीट स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। यानी जिस बॉडी पे एक्शन होता है उस बॉडी पर रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, चलो एक मजेदार सी चीज पढ़ते हैं हम इसमें, लॉज ऑफ मोशन से, कि थर्ड लॉ से रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। कि मान लेते हैं कि एक टेबल है हमारे पास, मैं एक टेबल बना लेता हूं यहां पर, ये एक टेबल बनाई मैंने और इस पर रख दिया है एक ब्लॉक, ये ब्लॉक रखा हुआ है मास m का। तो खुशी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा दिया है ना आपको स्कूल में? स्कूल में क्या, वहां पर कोचिंग में? Yes, sir. तो इस ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसमें कौन कौन से फोर्स बनाएंगे हम ब्लॉक पर? Sir, mg जो डाउनवर्ड लगेगा, हाँ वेरी गुड, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो ऊपर लगता है परपेंडिकुलर। हाँ, एक नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट फोर्स बन गया अपर डायरेक्शन में, दो ही फोर्स लग रहे हैं इस पर। इसमें एक्शन और रिएक्शन कौन है?
कौन सा एक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? सर जो नॉर्मल फोर्स टेबल पे लग रहा है और जो ऊपर पे सेंटर और सब mg जो है जैसे मान लो मैं अलग से बना देता हूँ, ये ब्लॉक बना दिया मैंने, ये है mg और ये है n। तो पहला सवाल तो ये है कि ये mg और n ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है? ये एक्शन रिएक्शन है कि नहीं, ये बताओ। नहीं सर। हाँ, क्यों नहीं है, रीजन बताओ। सर वो दोनों सिंगल बॉडी पे लग रहा है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये एक ही बॉडी पर लग रहे हैं तो ये एक्शन रिएक्शन तो नहीं हो सकते। तो फिर ये जो mg है इसका रिएक्शन है कहाँ, पेयर कहाँ है इसका? तो टेबल नहीं, ये mg किसने लगाया है ब्लॉक पर? के सेंटर पे। हाँ वेरी गुड। इसमें क्या चक्कर है, जैसे अगर मान लो कि मैं टेबल को तुमको दिखाता हूँ, अभी यहाँ दिखाता हूँ कि ये है, मान लो ऐसे विजुलाइज करो कि ये टेबल है और ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये क्या है, अर्थ है, ठीक। तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगाया होगा वो किसने लगाया, अर्थ ने। अर्थ ने लगाया है फोर्स mg, या F मान लेता हूं इसको। अर्थ ने कितना फोर्स लगाया इस ब्लॉक पर, F। तो ब्लॉक भी अर्थ पर कितना फोर्स लगाएगा, F। ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। फिर नॉर्मल रिएक्शन का क्या हुआ, तो जो टेबल टॉप था ना, ये टेबल टॉप पर ब्लॉक ने नीचे कांटेक्ट फोर्स लगाया है, उसको क्या लिखते हैं हम, N। ये टेबल टॉप पर फोर्स था, ये किसकी वजह से था, ब्लॉक की वजह से था। और टेबल की वजह से ब्लॉक पर जो कांटेक्ट फोर्स था वो ऊपर लग रहा था, N, जिसको हमने लिखा था। तो एक्शन रिएक्शन पेयर ये है, ये F फोर्स ब्लॉक पर लगाया अर्थ ने, तो ब्लॉक किस पे लगाएगा, अर्थ पर। ये एक्शन रिएक्शन है। और ये है नॉर्मल रिएक्शन टेबल की वजह से ब्लॉक पर, तो ब्लॉक की वजह से टेबल पर नॉर्मल रिएक्शन ये है। ये दोनों डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं, एक ही बॉडी पे नहीं लग रहे हैं। अब ये पहली पहली बार में कई बार डाइजेस्ट नहीं होती है ये चीज। तो दिव्यांश तुम बताओ, तुमको ये समझ में आया कि नहीं पूरी तरह से? भाई वैसे यस मत बोल देना। आद्या ठीक सर। देखो, इसको ऐसे समझो, मुझे अभी भी लग नहीं रहा तुम लोग हेजिटेट कर रहे हो पूछने में। अगर कोई पॉइंट दिमाग में रह गया है तो देखो, क्या है कि जैसे दो लोग बैठे हुए हैं पास पास में, जैसे एक था ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और बी की लड़ाई हुई, ए और बी की लड़ाई हुई तो ए ने बी को एक चांटा मारा, ठीक है, उसको स्लैप किया। तो ए ने बी को जब स्लैप किया, चांटा मारा, तो बी को क्या, तो ये एक्शन था ए की तरफ से। तो अब बी जो रिएक्शन देगा वो रिएक्शन सी पे देगा कि ए पे देगा, यानी उसे बदला लेना है तो वो सी से बदला लेगा कि ए से। तो बी जो है सी को थोड़े मारेगा, वो बी पलट के किसको मारेगा, ए को ही मारेगा ना। तो ऐसे ही विजुलाइज करो कि इस ब्लॉक ने या अर्थ ने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया एफ, यानी कि अर्थ ने स्लैप किया इस ब्लॉक को चाटा मारा। तो ब्लॉक बदले में अर्थ पर ही लगाएगा ना, टेबल पर थोड़े लगाएगा। तो इसने बदला लिया किससे, अर्थ से। तो ये फोर्स लगा इन पर इक्वल और अपोजिट। इसी तरह से इस ब्लॉक ने टेबल पर कांटेक्ट फोर्स लगाया, टेबल को मारा, तो टेबल बदले में किससे पर फोर्स लगाएगी, ब्लॉक पर। तो ये एक्शन रिएक्शन होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अलावा फोर्स का नेचर भी अलग है। अर्थ जो फोर्स लगाती है वो एक अलग फोर्स होता है, और टेबल और ब्लॉक के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फंडामेंटली अलग फोर्स है। तो जो फोर्सेस होते हैं नेचर में, वो कुल मिला के कितने तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं बच्चों, ये बताओ। फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं? ये पढ़ा है थोड़ा बहुत, फंडामेंटल फोर्स कौन से होते हैं?
फंडामेंटल फोर्स का मतलब नहीं समझते ना अभी। देखो मैं बताता हूं फंडामेंटल फोर्स क्या होता है। जैसे कि आज से 200-300 इयर्स बैक जब साइंस की प्रोग्रेस इतनी नहीं हुई थी, तब ये माना जाता था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है, वो सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को सबसे छोटा मानते थे। यानी साइंटिस्ट क्या किया कि किसी बॉडी के टुकड़े करते गए, उसके छोटे छोटे टुकड़े गए, टुकड़े करते गए, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो बना पाए, यानी सबसे छोटा टुकड़ा जो कर पाए वो क्या था? मॉलिक्यूल था। तो तब ये माना जाता था कि दुनिया की जो जितनी भी चीजें यूनिवर्स में कंस्ट्रक्ट हुई हैं वो सारी किससे मिलकर बनी है? मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो उस समय मॉलिक्यूल को क्या कह दिया गया कि मॉलिक्यूल इज द फंडामेंटल पार्टिकल। फिर साइंस ने और प्रोग्रेस की, मॉलिक्यूल को भी तोड़ दिया। मॉलिक्यूल को तोड़ दिया तो एटम पता चल गया। जब एटम के बारे में पता चला तो कहा कि फिर व्यूज चेंज हो गए। साइंटिस्ट ने कहा कि भाई सारी चीजें दुनिया में किससे मिलके बनी हुई हैं? एटम से मिलके बनी हुई है। देखो मॉलिक्यूल को जब नहीं तोड़ पाए थे तो कह दिया था कि मॉलिक्यूल फंडामेंटल पार्टिकल है। फिर मॉलिक्यूल को तोड़ लिया तो फिर बोल दिया कि यार एटम फंडामेंटल पार्टिकल है। और रिसर्च हुई और प्रोग्रेस हुई साइंस में, तो फिर एटम को भी ब्रेक कर लिया और पता चला कि यार उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्कवर हो गया। तब फिर साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं यार, हमने पहले जो बात कही थी कि एटम इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, उसमें हम चेंज करते हैं। अब हम ये कहेंगे कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और सारी चीजें इनसे मिलकर बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें किसी चीज का रीजन नहीं मिलता ना, यार ये क्यों हो रहा है, तो हम कह देते हैं ये तो फंडामेंटल है, ये ऐसा होता है। तो ऐसे ही कुछ फोर्सेस होते हैं कि वो क्यों लग रहे हैं उनका रीजन हमें नहीं पता है, तो हम कह देते हैं कि दीज आर दी फंडामेंटल फोर्सेस। तो ऐसे फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं? 4। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला कौन सा है? किसी को ये पढ़ा हो कहीं पर? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सबसे ज्यादा काम जिससे पड़ता है, तो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड नंबर पर कौन सा है? एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर पर है न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ नंबर पर होता है, इनको वीक फोर्सेस भी कहते हैं या वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं। ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उन्हें रिएक्शन में ही अपीयर होते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, तो इनको वीक फोर्सेस या वंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं। पूरी मैकेनिक्स में हमारा काम केवल 2 ही फंडामेंटल फोर्सेस से पड़ेगा। 11th क्लास में केवल 2 ही फंडामेंटल फोर्सेस से हमारा काम पड़ेगा पूरा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इनको फंडामेंटल फोर्स इसलिए कहते हैं कि यार 2 मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब वो क्यों लगता है उसका रीजन नहीं पता है, तो इसलिए वो कौन सा फोर्स है? फंडामेंटल फोर्स। एग्जैक्ट क्या रीजन नहीं पता। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये है कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं, इसलिए इनको कंबाइंड करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो 2 चार्ज हैं, अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं भाई ऐसा? हम कहते हैं भाई इसका नेचर होता है। और क्यों करते हैं ऐसा, इसलिए हमारे पास एक कोई पक्का जवाब नहीं, इसलिए हम कह देते हैं कि फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो उनके अंदर जो फोर्स लग रहा है उसको भी हम फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। और वीक फोर्सेस का ज़्यादा कोई जिक्र होगा नहीं, इसका कोई रोल होगा नहीं हमारे पूरे सिलेबस में, ना 11th में ना 12th में। ये केवल नाम हमें पता होना चाहिए कि वीक फोर्सेस नाम का कोई फंडामेंटल फोर्स होता है। ये फंडामेंटल फोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन मैकेनिक्स,
किसका? weak forces. ये वीक फोर्सेस ना केवल कुछ न्यूक्लियर, तो हम उसको नहीं बता सकते। जब कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उनमें पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। अब जैसे अभी मैंने तुमको एक चीज और नहीं बताई अभी कि न्यूक्लियस में हमने पढ़ा ना कि प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इससे भी छोटे पार्टिकल सब डिस्कवर हो गए हैं। तो लेकिन हमारे सिलेबस में अभी तक यही है तो हम उनका जिक्र नहीं करते हैं। उससे भी छोटे पार्टिकल जो होते हैं क्वार्क्स जिनको बोलते हैं, तो जब कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना तो जो क्वार्क्स होते हैं उनमें एक्सचेंज होता है आपस में, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं वहां, तो वो वीक फोर्सेस होते हैं। ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन में ही मिलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इनको हम विजुलाइज नहीं कर सकते, ना न्यूक्लियर फोर्सेस को हम देख सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा है कि ये तो हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं, तो इसलिए हमको एब्जॉर्ब करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेस को ना हम किसी प्रैक्टिकल चीज़ से विजुलाइज नहीं कर सकते, उसको मन में ही सोचना पड़ेगा ये इस तरह का फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर वो कैसा है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, वीक फोर्सेस भी अट्रैक्टिव हैं। और केमिस्ट्री में भी शायद आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में, वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में बताएंगे जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो। लेकिन ये तो फंडामेंटल फोर्स की बात हो गई, लेकिन जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की स्टडी करते समय हम फोर्सेस को दोबारा दो कैटेगरी में बांटते हैं। फोर्सेस को हमने फिर से दो कैटेगरी में बांटा है, और वो कैटेगरी है, यहां से मतलब 11th की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फील्ड फोर्सेस एंड कांटेक्ट फोर्सेस। ये फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है, फील्ड फोर्स और कांटेक्ट फोर्सेस, इसलिए पहले फंडामेंटल फोर्स बता देते हैं हम लोग। तो बताओ भाई, आपने ये पढ़ा होगा, बताया होगा कि फील्ड फोर्सेस कौन से फोर्स होते हैं, किन फोर्सेस को फील्ड फोर्सेस कहा जाता है? बोलो बोलो बोलो, कौन से फोर्सेस को फील्ड फोर्स कहा जाता है? हाँ, दोनों ही फील्ड फोर्स है, वेरी गुड। लेकिन ना फील्ड फोर्सेस की डेफिनेशन क्या हुई? फील्ड फोर्सेस की डेफिनेशन होती है कि द फोर्सेस विच कैन एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट, जो बगैर कांटेक्ट के लग सकते हैं उनको फील्ड फोर्सेस कहते हैं। अब इसमें कौन आ जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी लग सकता है जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में ना हो। अर्थ के और मून के बीच में लग रहा है, अर्थ के और सन के बीच में लग रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आल्सो कैन एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे आर नॉट इन कांटेक्ट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता है, ये कांटेक्ट में भी लग सकते हैं लेकिन बगैर कांटेक्ट के भी लग सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है, वो दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस वो होते हैं जो तभी लग सकते हैं जब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो। फील्ड फोर्सेस के एग्जांपल में कौन कौन से आ गए? ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। और कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल बताओ बेटा खुशी, कौन कौन से है? हाँ हाँ, वेरी गुड। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो कांटेक्ट फोर्स है उसमें 99% केसेस में हमारा काम सबसे ज्यादा पड़ेगा एक नॉर्मल रिएक्शन से, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। इसके अलावा टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स बाय स्ट्रिंग। एक और फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। बगैर कांटेक्ट के स्प्रिंग फोर्स नहीं लग सकता है। अगर कांटेक्ट नहीं है स्प्रिंग का किसी के साथ में तो फोर्स नहीं लगा पाएगी, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स ही कहते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स हुआ, कांटेक्ट फोर्स हुआ।
फिर वापस आते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन पर। नॉर्मल रिएक्शन का नाम नॉर्मल रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जो सरफेस कांटेक्ट में ये उनके नॉर्मल लगती है, यानी उनके परपेंडिकुलर लगती है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वो होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेसेस, परपेंडिकुलर to the surfaces which are in contact। जो कांटेक्ट में सरफेस है उनके परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मैंने ये ब्लॉक बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, इसका मास m है और नीचे हमने बनाया था फोर्स कैसा, ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया था, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा था, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में था, राइट। आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. तो नॉर्मल रिएक्शन जो था वो अपर डायरेक्शन में लग रहा था इस पर। तो नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन का मतलब ये है कि ब्लॉक का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस ये दोनों जहां पर कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर लगना था इसको, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट, मुझे लगता है ना फ्रेम मेरा फ्रीज हो रहा है क्या बीच बीच में ना? Yes, sir. एक मिनट में जरूर। तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा था वो सरफेस के परपेंडिकुलर था। अब मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं, यहां पर बनाया मैंने, ये एक वेज या इंक्लाइन प्लेन बना लिया है और मैं एक ब्लॉक बना देता हूं इस पर। तो इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो जो दो सरफेस कांटेक्ट में है इनके परपेंडिकुलर लगेगा। तो इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा इधर n, और ब्लॉक की वजह से वेज पर आएगा n यहां, ये n लगा, ये वेज ने ब्लॉक पर लगाया और ये ब्लॉक ने वेज पर लगाया। ये कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके परपेंडिकुलर लगना, तो ये परपेंडिकुलर लगेगा। यहां पर जो पहला वाला एग्जांपल था उसमें नॉर्मल रिएक्शन लगा था वर्टिकली अपर डायरेक्शन में। तो कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि नॉर्मल रिएक्शन को हमेशा वर्टिकली अप बना देते हैं, ऐसा नहीं है, हमेशा वर्टिकली अप नहीं होगा, जो सरफेस कांटेक्ट में उनकी परपेंडिकुलर होगा। और फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है? इट ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू दी सरफेसेस विच आर इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन जो फोर्स होता है इट इज ऑलवेज पैरेलल to the surfaces which are in contact। तो जो सरफेस कांटेक्ट में फ्रिक्शन हमेशा उनके पैरेलल लगता है। जैसे कि अगर इस वाले ब्लॉक को मैंने फोर्स लगाया यहां पर F, तो फ्रिक्शन जो फोर्स लगेगा वो जो सरफेस कांटेक्ट में उनके पैरेलल लगेगा, ये फ्रिक्शन लगेगा। और अगर इस वाले ब्लॉक की मैं बात करूं, अगर इस ब्लॉक, ये ब्लॉक अगर नीचे स्लाइड कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? जो सरफेस कांटेक्ट में उनके पैरेलल, यानी कि यहां पर कहीं फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो ये तो हुआ। अब फ्रिक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अच्छा, अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया पहले उसमें बताओ कोई पॉइंट अगर तुमको पूछना है तो।
न्यूटन फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ के बारे में थोड़ी थोड़ी बात आज मतलब मैं फॉर्मली कोई चीज़ तुम्हें पढ़ा नहीं रहा था, बस मैं तो देख रहा था जो मैं बात कर रहा हूँ वो तुमको समझ में आ रही है कि नहीं, और तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो कि नहीं। तो क्वेश्चन पूछो जरा इस पर, जो कुछ हमने पढ़ा उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में तुमने पहली बार सुना होगा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा है कि किसी बॉडी में नेट फोर्स जीरो है तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है उसमें। अभी तक तो हम ये पढ़ते आए थे कि नेट फोर्स जीरो होने पर एक्सेलरेशन जीरो ही होता है हमेशा। ये समझ में आ गई ये बात जो मैंने बताया था कि किसी, हाँ यानी कि दोबारा बोलो क्या एक्सेलरेटेड मैन के लिए। तो जैसे जैसे उसका टॉप टॉप स्क्रीन से आएगी तो वो हमेशा चल जाए तो उसके लिए हमेशा एक्सेलरेशन लगता है, उसके लिए कभी ऐसा हो कि एक्सेलरेशन नहीं लगेगा? नहीं, अगर ये ऑब्जर्वर जब तक इसमें एक्सेलरेशन है तब तक इसको एक्सेलरेशन दिखता रहेगा। और ना हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इंप्रूव करें, एक्सेलरेशन लगता नहीं है किसी चीज पर, किसी चीज में एक्सेलरेशन होता है। ए बॉडी हैज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डज नॉट एक्ट ऑन द बॉडी। एक्सेलरेशन कोई फोर्स नहीं है जो उस पर एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन तो जस्ट होगा। अगर ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है राइट साइड में तो ये बॉडी भी उसके रिलेटिव एक्सेलरेट करेगी लेफ्ट साइड में। तो एक्सेलरेशन इज नॉट समथिंग विच एक्ट ऑन ए बॉडी, एक्सेलरेशन इज समथिंग विच इज पजेस्ड बाय द बॉडी, कि उस पर होता है एक्सेलरेशन बस। ठीक है, और बताओ दिव्यांश। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें नहीं जो अभी आपने सर इंक्लाइन प्लेन का बनाया था, हाँ तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक तो वेज कर रहा है एंड एक ब्लॉक कर रहा है, सो ये दोनों फिर एक्शन रिएक्शन पेयर होगा ना? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा हाँ, मैंने तुम्हें फंडामेंटल फोर्स की बात बताई क्यों थी, अब मुझे लग रहा है आज पहले दिन थोड़ा डोज ज्यादा ना हो जाए। नॉर्मल रिएक्शन ना फंडामेंटल फोर्स नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन किसी फंडामेंटल फोर्स की फैमिली को बिलोंग करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फंडामेंटल फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, न्यूक्लियर फोर्स है या वीक फोर्स है? ये कौन सा फोर्स है? इट बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ ए फंडामेंटल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो बड़ा सरप्राइजिंग होगा तुमको कि नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अभी बताता हूं तुमको। देखो क्या होता है कि हर एक जो बॉडी होती है ना उसके अंदर एटम्स की, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे एक्चुअली तुम डिटेल में, हर एक बॉडी के अंदर ना क्रिस्टल होते हैं कई सारे, ठीक है। और क्रिस्टल में क्या होते हैं, अलग अलग पोजीशन पे एटम्स होते हैं। हर एक मटेरियल के अंदर एटम्स के बीच की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस पर वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम में होते हैं मतलब एटम आराम से है, नेट फोर्स जीरो है वहां पर और वो वहीं रहना चाहता है। तुम ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि एक एटम ये है और दूसरा एटम इसके पास में है, फिर एक एटम यहाँ पर है, फिर एक एटम यहाँ पर है, और ये एटम ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है। हालांकि एक्चुअल में स्प्रिंग नहीं होती है, एक्चुअल में तो क्या होता है, बॉन्ड होते हैं उनके बीच में, बॉन्ड बने हुए होते हैं। तो अब जैसे एक ये एटम है, तो ये एटम ऐसी पोजीशन में है कि ये वाली स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग और एक और स्प्रिंग रही होगी यहां से, इन सारी स्प्रिंग का फोर्स मिला के कितना हो गया, इस पर जीरो हो गया है। तो ये ऐसी डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं सारे एटम जिसमें कि उस पर नेट फोर्स जीरो रहे। अब अगर किसी ने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया मतलब जैसे एक स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में है तो बिल्कुल कूल है, अगर मैंने उसको कंप्रेस किया तो क्या होगा, मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी ना दूर ले जाने के लिए, क्योंकि उसे तो नेचुरल लेंथ में रहना है। अगर स्प्रिंग को पकड़ के मैंने एलोंगेट कर दिया
तब भी वो फोर्स लगाएगी मेरे हाथ पर और वो वापस आना चाहेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें चाहे एलोंगेट करें, दोनों ही केस में वो उसको अपोज करती है, बिकॉज स्प्रिंग ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन इट्स नेचुरल लेंथ पोजीशन। तो ऐसे ही यहां पर ये जो एटम है ये नेट फोर्स जीरो की पोजीशन में रहना चाहता है। नेट फोर्स जीरो पोजीशन को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है? क्यों भाई, बोलते जाए करो यार। दिव्यांश, हेलो, सो गए क्या यार? खुशी, ये समझ में आया इतना? Yes. हाँ, तो अब इसके ऊपर क्या रखा तुमने? एक ब्लॉक रख दिया, यहां पर रखा ब्लॉक, और ये टेबल का था सरफेस। तो ब्लॉक क्या कर रहा है? इसके सरफेस को नीचे दबाएगा। किसके सरफेस को पुश करेगा नीचे? बोलो। टेबल के सरफेस को, हाँ, टेबल के सरफेस को पुश करेगा, यानी कि उसके एटम को कहां कर रहा है? वो पुश कर रहा है। तो टेबल के मटेरियल के एटम को अगर वो पुश करेगा तो उनके एटम के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा ना। एटम के बीच का डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा है ना ये ब्लॉक। समझ में आया ये? तो अब जैसे ही एटम के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो एटम को हुई प्रॉब्लम, वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। वो जाना चाहते हैं ओरिजिनल पोजीशन में ही, तो वो कहां फोर्स लगाएगा? ऊपर वापस। तो जैसे ही ये ब्लॉक हम यहां पर रखते हैं तो एटॉमिक लेवल पर फोर्स एक्टिवेट होता है और उसको वापस ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देता है। अदरवाइज तो ये ब्लॉक नीचे घुसता चला जाएगा मटेरियल में, टेबल के अंदर घुस जाएगा पूरा ब्लॉक। तो एटॉमिक लेवल पे क्या है? रिपल्शन आता है वहां से ऊपर। तो अब ये रिपल्शन आया, तो रिपल्शन किसकी वजह से आ रहा है? चार्ज की वजह से आ रहा है ना, एटॉमिक लेवल पे आ रहा है ये। तो फंडामेंटली ये कौन सा फोर्स है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और mg कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। mg कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल। नॉर्मल रिएक्शन कौन सी फंडामेंटल फोर्स को बिलोंग करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टेंशन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, ये सब एटॉमिक लेवल पर आते हैं। ये बात समझ में आई? अरे बोलो यार, तुम लोग ना बोलते नहीं हो। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सर जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हुए, हाँ, सर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर्मल हो गया सेक्शन। हाँ, अभी तक जितने फोर्स थे ये सारे जो कांटेक्ट फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जो भी कांटेक्ट फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, क्योंकि ये आ क्यों रहे? कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, या एटम्स के बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे ये फोर्सेज आगे। तो वो तभी डिस्टर्ब करते हैं जब ये कांटेक्ट में आते हैं। तो जितने भी कांटेक्ट फोर्स तुम देख रहे हो, टेंशन हुआ, ये सारे कौन सी फंडामेंटल फोर्स को बिलोंग करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। चलो, मेरे दिमाग से ना मैं भूल ना जाऊं, मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था। दुनिया में क्या होता है ना कि फोर्स का नेचर सेम होता है। नेचर सेम होता है का मतलब ये है कि मान लो कि दिव्यांश जो है, तुम गए अपने कोचिंग में और तुमने किसी को बोला, उसको गुड मॉर्निंग बोला। तो दिव्यांश, अगर तुम किसी को गुड मॉर्निंग बोलोगे तो वो पलट के कोई वो जो है तुमको कोई मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि वो पंच मार दे कि तुमने मुझको गुड मॉर्निंग क्यों बोला। तो बदले में वो भी कुछ बोलेगा ही। तुमने गुड मॉर्निंग बोला तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? गुड मॉर्निंग ही आ सकता है। ऐसा तो नहीं होगा तुमने गुड मॉर्निंग बोला उसने पंच मार दिया, है ना। यानी कि एक्शन का जो नेचर होता है, रिएक्शन का भी वही नेचर होता है। अगर किसी ने किसी को गाली दे दी तो बदले में वो गुड मॉर्निंग थोड़े बोलेगा, वो भी गाली देगा उसको। यानी कि एक्शन और रिएक्शन का नेचर भी सेम होता है।
अब इस पर आते हैं फोर्स पर। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन ग्रेविटेशनल हो जाए और उसका रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाए। समझ में आया? तो ये और एक एविडेंस है जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक ब्लॉक का जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो उस पर एक mg लग रहा था और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन ग्रेविटेशनल ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकता। ऐसे ही ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये दोनों अलग अलग बॉडी पर लगते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। जितना नॉर्मल यहाँ होगा उतना ही ब्लॉक की वजह से वेज पर होगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं। इसके साथ साथ दोनों का फंडामेंटल नेचर भी सेम है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछा किसने था, ये नॉर्मल वाला? खुशी तुमने पूछा था? सर ये किसने पूछा था, मैं नाम भूल गया। आद्या ने पूछा था। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये किसने पूछा था? हाँ, ये क्लियर है, समझ में आ गया? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो चलो मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, फिर हम क्लास कंप्लीट करेंगे। ये फ्रिक्शन फोर्स किस पर लग रहा है? ये फ्रिक्शन जो मैंने बनाया है ये किस पर लग रहा है? अपर डायरेक्शन में, अप द इंक्लाइन प्लेन किस पर है ये फ्रिक्शन? ब्लॉक पर है, ये ब्लॉक पर है। अगर ये ब्लॉक पर फोर्स है तो ब्लॉक ने भी किसी ना किसी पे तो फोर्स लगाया होगा। वो वाला फोर्स कहाँ है? इसका रिएक्शन का, हाँ, अगर ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन कहाँ होगा बेटा? हाँ, अभी खुशी ने कुछ कुछ ठीक बोला था, कहाँ होगा इसका रिएक्शन? अरे यार, हाँ, ये ब्लॉक पर लग रहा है ना फ्रिक्शन। ये ब्लॉक पर कौन लगा रहा है? इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पर अपने आप फोर्स नहीं लगा देगा, उसके साथ भी कोई ब्लॉक ने गड़बड़ की होगी तभी उसने भी ब्लॉक पे फोर्स लगाया है। तो उसने क्या किया है, ब्लॉक ने फोर्स लगाया है इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इस ब्लॉक ने फ्रिक्शन कहां पर लगाया है, तो ब्लॉक ने इंक्लाइन प्लेन पर लगाया है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। और इस ब्लॉक पर कहां लग रहा है इंक्लाइन की वजह से? अप द इंक्लाइन प्लेन। अब ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, समझ में आया? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं, एक ब्लॉक पर लग रहा है, एक वेज पर लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन अपोजिट, डिफरेंट बॉडी पर। ये परफेक्ट न्यूटन थर्ड लॉ हुआ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? बोलो भाई, समझ आया कि नहीं? है सब, हाँ, मैकेनिक्स का जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो शुरू होता है ना वो लॉज ऑफ मोशन ही होता है। काइनेमेटिक्स तो थोड़ा थोड़ा सा बोरिंग है। और दूसरा, काइनेमेटिक्स में ना इतना लंबा उसको खींचा जा सकता है कि वो कभी खत्म ही ना हो, उसके क्वेश्चन ही कभी खत्म नहीं होंगे, करते जाओ क्वेश्चन, करते जाओ करते जाओ। लेकिन जो मजा आना शुरू होता है ना मैकेनिक्स का, क्योंकि तुम आसपास होते हुए देख सकते हो इन सारी चीजों को, वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन भले ना आए आईआईटी में बहुत ज्यादा, लेकिन पूरा मैकेनिक्स का बेस इसी से तैयार होता है। लॉज ऑफ मोशन अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तुम्हारा तो वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, ये सभी चीजों में दिक्कत आती रहेगी, सर्कुलर मोशन सभी में दिक्कत आएगी। तो आज हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें और कुछ पूछना है क्या, बताओ? बोलो, कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, तो मैं डिस्कनेक्ट करूं अभी यहाँ से, मुझे असल में 8:30 पे अभी क्लास लेनी है दूसरी। 8:30 पे नहीं, सॉरी 9:30 पे। ठीक है, तो
तो अभी इसमें अगर कुछ पूछना हो तो बाद में पूछना हो, आज तो बस इंट्रोडक्शन के लिए हमने इस तरह से कुछ छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस किए, है ना। चलो तो मैं भी डिस्कनेक्ट करता हूँ। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।